हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट। हम लोग क्लास 10th के साइंस में ऊर्जा के स्रोत नाम का लेसन पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये उस लेसन का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बायोगैस प्लांट को कवर करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से भी, जो हमारा लाइफ है, इसमें भी इस बायोगैस प्लांट का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण उपयोग है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बायोगैस प्लांट को पढ़ते हैं। ये वीडियो जो है, चूँकि क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन यह वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गाँव में रहते हैं। तो क्लास 10th के बच्चों के साथ साथ ये वीडियो किसानों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अधिक से अधिक जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोगैस प्लांट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा बायोमास, जैव मात्रा। बायोमास क्या होता है? तो देखिए, जो भी जैविक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि फसल की कटाई होती है और फसल की कटाई के बाद से जो फसलों में अवशेष बचता है, या हम लोग जब सब्जियों को काटते हैं तो सब्जियों को काटने के बाद जो सब्जियों के छिलके होते हैं या सब्जियों के जो अवशेष पदार्थ होते हैं, या फलों को जब खाने से पहले छीला जाता है तो फलों के छिलके, जिसको हम लोग उसका अवशेष कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान भाई लोग, हम लोग गाय, भैंस, बैल या अन्य जानवर को जो पालते हैं तो जो गोबर करते हैं वो भी एक तरह का जैविक अवशेष है। तो इन सारे अवशेषों को ही हम क्या कहते हैं? जैव मात्रा कहते हैं। गांव में तो ये जो गाय भैंस की गोबरें हैं, इसके उपले बनाकर इनका ईंधन का उपयोग किया जाता है और इनके जो गोबर होते हैं उससे खाद का भी हम लोग निर्माण करते हैं और उस खाद को खेत में फेंक दिया जाता है, खेत में डाल दिया जाता है, जिससे खेत की जो है उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये एक तरह का सारा जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ है, इसी को हम कहते हैं बायोमास या जैव मात्रा। यदि हम इस जैव मात्रा को, बायोमास को, जैसा कि गोबर हो गया, फलों के छिलके हो गया, सब्जियों के छिलके हो गया, या फसलों के कटाई के दौरान जो अवशेष जो बचते हैं, ये जो पदार्थ हो गए, इन सभी पदार्थों को यदि हम कहीं ऐसे जगह पर रख दें, कहीं ऐसे जगह पर फेंक दें जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, मतलब कि इन पदार्थों को यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर एक प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं और वो जीव क्या करते हैं? जीवाणु होते हैं। वो इस जैव मात्रा के पदार्थ का अपघटन करते हैं, विघटन करते हैं, और उस विघटन के बाद से वहाँ से एक प्रकार का गैस उत्पन्न होता है। जी हाँ, जब अगर हम इन जैव मात्राओं को कहीं ऐसे जगह पर रख दें जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो तो वहाँ पर इनका विघटन होता है, इनका अपघटन होता है और वहाँ से एक प्रकार की गैस निकलती है। उस गैस में 70% मीथेन होता है। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसमें 70% मीथेन भी होता है। और ये जितने भी गैस यहाँ से निकलते हैं ये बहुत अच्छे, मतलब कि ये ज्वलनशील होते हैं। इनको बहुत अच्छे से जलाकर जो है इनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो यहीं से उत्पन्न होता है बायोगैस का कंसेप्ट। तो यदि हम इन जैव मात्राओं को, जो अवशेष पदार्थ हैं, गाय भैंस का गोबर, जानवरों का गोबर, फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फसलों से जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है, इनको यदि हम कहीं पर फेंक दें या कहीं पर रख दें उचित जगह पर, और ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तो वहाँ से एक प्रकार का गैस बनाते हैं। उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। और इसी बायोगैस से जो है गाँव देहात में या शहरों में जो है भोजन बनाया जाता है, इससे बिजली उत्पन्न की जाती है, इससे मशीनों को चलाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गैस है और इस गैस को हम बोलते हैं बायोगैस। तो ये बायोगैस बनाने के लिए हमको एक संयंत्र की आवश्यकता होती है, उपकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, आप इसको बाहर कहीं भी रखेंगे तो इसको ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हवा में आप ऐसे रखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन ज़रूर मिलेगा, तो ये उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक जो है संयंत्र बनाते हैं और उस संयंत्र में इसको डाल देते हैं और डालने के बाद वहाँ से आपका बायोगैस उत्पन्न होता है, जिसका हम लोग प्रयोग अनेक कार्यों में करते हैं। तो उस संयंत्र को हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। तो कुल मिला के हम लोग ये कहें कि वह संयंत्र
जिसके सहायता से बायोगैस उत्पन्न किया जाता है, उस संयंत्र को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस संयंत्र या बायोगैस प्लांट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर बोर्ड पर बायोगैस प्लांट का जो है चित्र बना दिया है, और आइए इस चित्र को हम समझते हैं। देखिए, ये है हमारा बायोगैस प्लांट। अब इस बायोगैस प्लांट में एक मुख्य टंकी होता है, ये मुख्य टंकी होता है, ये इधर से ना ईंट का बना होता है और आगे चल के ये गुंबज के आकार का हो जाता है। देखिए, आगे चल के ये ऊपर से गुंबज का आकार का होता है, ये पूरा ईंट का बना होता है और अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक, और इस एरिया को हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रास्ता बना होता है जो ऊपर चल के एक बड़े से टंकी में खुलता है, और एक इधर रास्ता बना होता है जो उधर भी जाके एक बड़े से टंकी में खुलता है। अब इनके नाम की अगर बात करें तो देखिए, ये है आपका मिश्रण टैंक, ये है आपका मिश्रण टैंक। इस मिश्रण में हम लोग क्या मिलाते हैं? गोबर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, या जो भी आपके जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके या फसलों से जो अवशेष पदार्थ बचते हैं, उसको हम क्या करते हैं? पानी में उसको मिला करके और यहाँ पर एक स्लेरी तैयार करते हैं, इसका घोल तैयार करते हैं। चूँकि ज़्यादातर इसमें गोबर का ही प्रयोग किया जाता है, फसलों के जो है डंठलों का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एरिया लेता है। तो सबसे बेहतर ये जो है गोबर से काम करता है, इसलिए यहाँ से जो गैस उत्पन्न होता है इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये मिश्रण टैंक है, और मिश्रण टैंक में ज़्यादातर गोबर और पानी को डालकर हम क्या करते हैं? एक घोल बनाते हैं, और उस घोल को इसी रास्ते से इस प्लांट के अंदर भेजा जाता है। तो जिस कक्ष में, जिस टैंक में हम ये मिश्रण बनाते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रण टैंक। देखिएगा यहाँ पर क्या है? मिश्रण टैंक है। तो जिस टैंक में हम लोग गोबर और पानी, जो भी आपके जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका मिश्रण तैयार करते हैं, घोल तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिश्रण टैंक। और इस घोल को कहते हैं स्लेरी। इस घोल को क्या कहेंगे? स्लेरी कहेंगे। अब इस घोल को एक रास्ते के द्वारा इस बड़े से संयंत्र में भेजा जाता है। इस रास्ते को, इस स्लोप को हम बोलते हैं आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष इसका नाम है। और आंतरिक कक्ष कैसा होता है? स्लोप होता है, ढलान होता है, जो इस मिश्रण टैंक को इस बड़े वाले आपके संयंत्र से क्या करता है? जोड़ता है, और स्लेरी इसी रास्ते से होकर ये अंदर आता है। और ये जो अंदर वाला सिस्टम है, अंदर वाला जो यह वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं संपाचित्र कक्ष, मतलब कि डाइजेस्टर। जो ये अंदर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये जितना अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं संपाचित्र कक्ष या डाइजेस्टर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आंतरिक कक्ष होता है वह मिश्रण टैंक और संपाचित्र कक्ष मतलब डाइजेस्टर को क्या करता है? जोड़ता है। क्योंकि ये पूरा जो संयंत्र है, ये हमारा बायोगैस संयंत्र है, बायोगैस प्लांट है, और ये हम जो बता रहे हैं इसके पार्ट्स हैं, उसके भाग हैं। तो सबसे पहला भाग क्या है? मिश्रण टैंक। इसी मिश्रण टैंक में गोबर और पानी को मिलाया जाता है, और ये आपका हो गया डाइजेस्टर, संपाचित्र कक्ष। और इसी में लास्ट में हमको गोबर पानी जो भी मिश्रण होता है, घोल बना होता है, स्लेरी बना होता है, इसी में भेजा जाता है। तो इसमें भेजने के लिए हम जिस रास्ते का उपयोग करते हैं वो रास्ता कहलाता है आंतरिक कक्ष। मतलब कि आंतरिक कक्ष वह कक्ष है जो इस डाइजेस्टर को और मिश्रण टैंक को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो यहाँ से क्या किया जाता है कि स्लेरी को भेज दिया जाता है अंदर डाइजेस्टर में। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये डाइजेस्टर में आ गया। अब यह 2 से 3 दिन, 4 दिन, 3 दिन मतलब अधिकतम होता है, 3 दिन में ये यहाँ पर अपघटित होता है। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। देखिए, दोनों ओर से भर दिया गया है, ऊपर खाली है, तो यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और स्लेरी हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये विघटित होता है, और विघटित होकर एक प्रकार का गैस बनाता है। और चूँकि आप जानते हैं कि गैस काफ़ी हल्का होता है, तो ये कहाँ भगेगा? ऊपर की तरफ उठता है। तो ये जो स्लेरी है ये अपघटित होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसको अपघटित होने के लिए एक सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, और वो जीव इसी स्लेरी से उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो इसी स्लेरी से उत्पन्न होते हैं, उनको अवायवीय जीव बोलते हैं। उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो जीव इसमें उत्पन्न होते हैं, और वही इस जटिल
कार्बनिक पदार्थ का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, और अपघटन जब हो जाता है तो वहाँ से एक प्रकार का गैस उत्पन्न होता है। उस गैस में 70% मीथेन होता है, बाकी में CO2, हाइड्रोजन और अन्य तरह की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी उसमें होता है। और ये गैस यहाँ से ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर देखिए गुंबद के आकार का यहाँ पर खाली स्थान है, और इस खाली स्थान को बोलते हैं गैस टैंक। इसी में ये गैस जाके इकट्ठा हो जाता है। इसी में गैस क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक, इसी में हमारा गैस आके इकट्ठा हो गया। अब इस गैस टैंक से ऊपर के तरफ, गैस टैंक के ऊपर पाइप निकाला गया होता है, और इसी पाइप के द्वारा इस गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर जो है वाल्व है, इस वाल्व की सहायता से हम इसको खोल देते हैं और ये गैस बाहर की तरफ चला जाता है। इस पाइपलाइन को आप किचन में जो है ले जाके जोड़ देते हैं। चूँकि आप रसोई बनाना चाहते हैं तो इस गैस को किचन में ले जाकर जोड़ दीजिए, और यहाँ से खोलिए, गैस किचन में जाएगा, वहाँ आप इससे भोजन बना सकते हैं। तो ये जो आपका स्लेरी है, स्लेरी अपघटित होकर विघटित होकर गैस बनाया, इस गैस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। अब ये स्लेरी जो है, गैस तो बना लिया, इसके पास गैस खत्म हो गया, तो इस स्लेरी को निकालने के लिए यहाँ से एक और रास्ता होता है जो आगे जाकर निर्गत टैंक में खुलता है। तो यहाँ से इस रास्ते से स्लेरी को निकाल लिया जाता है और निर्गत टैंक से इसको बाहर कर लिया जाता है। अब निर्गत टैंक से जो निकला हुआ स्लेरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर उपस्थित होता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त खाद का काम करता है। और इस खाद को जो है खेतों में छींट दिया जाता है, फैला दिया जाता है, तो यह खेत की उपजाऊ क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ से जो प्राप्त स्लेरी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि इससे गैस हमको प्राप्त हो गया, गैस का हमने अलग अलग उपयोग कर लिया, और जो यहाँ से भी वेस्ट मटेरियल है, स्लेरी का भी जो वेस्ट मटेरियल है, ये आपका खाद में जाके यूज हो गया। तो यहाँ पर आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संयंत्र है, और इसकी सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं, अगर इस प्लांट को बैठा लेते हैं, तो इस प्लांट को बैठाने के बाद उनका बहुत सारा खर्चा जो है बचेगा। जो गैस में हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, इस समय वर्तमान समय में गैस बहुत ही महंगा हो चुका है। तो एक बार इसको प्लांट को बैठाना है और इससे हमेशा के लिए जो है छुटकारा पा लेना है। तो इससे आपको भोजन बनाने भर का गैस भी मिलता रहेगा। यदि आप जानवरों को पाले हैं, गाय भैंस को पाले हैं, तो उसके गोबर से यहाँ से हमको बायोगैस भी मिलेगा और डायरेक्टली क्या मिलेगा, खाद भी मिलेगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पर मिलता रहेगा। आप इस चित्र को एक बार पुनः समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, बायोगैस प्लांट है। इस बायोगैस प्लांट में देखिए कौन कौन से भाग है। एक है मिश्रण टैंक। इसी मिश्रण टैंक में गोबर और पानी को जो है आपस में मिलाकर एक घोल बनाया जाता है। इस घोल को हम बोलते हैं स्लेरी। और ये है आपका मुख्य भाग। इस मुख्य भाग को हम बोलते हैं, निचले वाले हिस्से को बोलते हैं संपाचित्र कक्ष, डाइजेस्टर, और ऊपरी वाले हिस्से को बोलते हैं गैस टैंक। इसी में गैस आके इकट्ठा होता है। ऊपर ये गुंबद के आकार का होता है, और यहाँ से पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है, और पाइप जो है, इस पाइप के रास्ते से गैस को निकाला जाता है। ठीक, यहाँ पर होता है निर्गत टैंक। निर्गत टैंक भी का जो है डाइजेस्टर से जुड़ा होता है। अब होता क्या है कि इस गोबर और पानी के मिश्रण को हम क्या करते हैं, इस आंतरिक कक्ष के रास्ते से इसी सहायता से डाइजेस्टर में ले आते हैं। ये आंतरिक कक्ष क्या है कि डाइजेस्टर और मिश्रण टैंक को जोड़ने वाला रास्ता होता है, और ये रास्ता को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्ष बोलते हैं। इसी की सहायता से हम गोबर और पानी के मिश्रण को डालते हैं ले जाके डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में क्या होता है कि यह इसका अपघटन होता है, इसका विघटन होता है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में। और ये ऐसे जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। क्योंकि इस टैंक में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो स्लेरी है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही बहुत ही बेहतर तरीके से अपघटित होता है, और अपघटित होकर यहाँ से गैस उत्पन्न करता है। इस गैस को हम बायोगैस बोलते हैं। इस बायोगैस में 70% मीथेन होता है, इसके अलावा CO2 होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो तमाम तरह की गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, और इस गैसों के मिश्रण को हम पाइप के द्वारा आगे निकाल लेते हैं, और निकाल के इसका हम अलग अलग कार्यों में उपयोग कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो स्लेरी बच जाता है, चूँकि गैस तो निकल गया, अब स्लेरी शेष बच गया, अवशेष शेष बच गया। चूँकि जितना स्लेरी डाले हैं उतना तो यहाँ से बचता नहीं है, कुछ कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना बचता है उस स्लेरी को हम इस रास्ते से निर्गत टैंक में, निर्गत कक्ष में निकाल लेते हैं। और वहाँ से जो स्लेरी अवशेष बचा है, निर्गत टैंक से निकलने के बाद जो बच रहा है स्लेरी, क्योंकि जो बच रहा है वही निकाल रहे हैं यहाँ से। अब ये जो स्लेरी है
लास्ट में बचा हुआ, ये बहुत ही ज़बरदस्त जैविक खाद का काम करता है। इसको आप खेतों में छींट सकते हैं और छींट कर जो है हम खेतों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर आप रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो रासायनिक खाद से मृदा प्रदूषण होता है और फसलों की जो अपनी क्षमता है वो धीरे धीरे जो है वो घटती है। उससे बेहतर है जो खेत की उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे घटती है और जो हमारा खेत है वो रासायनिक खादों का आदी हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से जो स्लेरी का अवशेष बच रहा है इसको खेतों में डालिए और खेत की क्षमता को बढ़ाइए। भारत सरकार इस संयंत्र को बनाने में किसानों की सहायता करे, कुछ सब्सिडी उपलब्ध करा दे जिसकी सहायता से किसान इस संयंत्र को बनाए। और इससे देखिए दो फायदा है, एक तो जो गैस की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गैस देखिए बहुत महंगाई पर चला गया। तो इसका जब उपयोग करने लगेंगे तो गैस की खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पैसे क्या होंगे, बचेंगे। और उसके अलावा जो यहाँ से स्लेरी अवशेष के रूप में बचेगा उसका उपयोग हम खाद के रूप में कर लेंगे। तो अब बात करते हैं बायोगैस संयंत्र के उपयोग का। तो बायोगैस संयंत्र जो है, इससे जो उत्पन्न बायोगैस है इसका उपयोग भोजन पकाने में, मशीनों को चलाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में या इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने में किया जाता है। और ये बहुत ही प्रकृति की दृष्टि से भी देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो बायोगैस बनता है उसमें देखिए 70% मीथेन होता है। और मीथेन की विशेषता यह है कि जब वो जलेगा तो वो धुआं उत्पन्न नहीं करता है। मतलब कि यहाँ से जो बायोगैस हमको मिल रहा है इसको जलाने पे धुआं नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा, मतलब कि जो है वायु प्रदूषण जो है नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि राख से छुटकारा मिलेगा। जब हम लोग लकड़ी का यूज करते हैं चाहे कोयले का यूज करते हैं तो वहाँ से राख बचता है, तो राख भी एक तरह का प्रदूषण का काम करता है। दूसरा चीज़ धुआं उठेगा तो वायु को प्रदूषित करेगा। तो इस बायोगैस के उपयोग से ना तो राख की समस्या होगी ना तो वायु प्रदूषण की समस्या होगी। और दूसरी चीज़ कि इसका जो है उपयोग आप रसोई गैस बनाने में कर सकते हैं, मशीनों को चलाने में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने में कर सकते हैं, या इसके अलावा अन्य मशीनों को जैसे चक्कियाँ हैं, चक्कियों को चलाने में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो ये रहा हमारा बायोगैस प्लांट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।